अपना चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के घटना चक्र का सेट नंबर। आज हम देखेंगे 15 नंबर। इससे पहले हम सेट 1 से लेकर 14 तक को कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर सेट 14 को कवर नहीं किए हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में अपना एक रिजल्ट पक्का करना चाहते हैं तो पहले बिहार पुलिस में अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसका घटना चक्र को कवर कीजिए। किसी भी एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के लिए पीवाईक्यू पर पकड़ मजबूत होना चाहिए। दोस्तों अगर आप पीवाईक्यू को पकड़ मजबूत कर लीजिएगा तो 100% उसका एग्ज़ाम निकल जाएगा। दोस्तों तो पहले आप घटना चक्र को कवर कीजिए। दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बिहार पुलिस का फुल प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। दोस्तों यूट्यूब पर भी उसका सोल्यूशन मिलता है। तो उसका 9 बजे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ डाल दिया जाता है, वहां से आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद 11 बजे यूट्यूब चैनल पर हमारे उस वीडियो का पीडीएफ का जो सेट का होता है उसका डिस्कशन करवाया जाता है, वहाँ से आप डिस्कशन करा के आंसर मिला सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट। उसमें आप जुड़ जाइए। वहाँ पर 9 बजे सुबह में उसका पीडीएफ मिल जाएगा जो सेट होगा, और उसका डिस्कशन 11 बजे होगा। दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर जुड़िएगा। दोस्तों ठीक है, चैनल पर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल हल प्रश्न पत्र 22/10/17 के प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। दोस्तों ठीक है दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, लाइक आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों तो पहला प्रश्न है कि पढ़ना का क्रियाभेद है। तो पढ़ना का क्रियाभेद क्या है? तो ये सकर्मक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। दोस्तों सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो, जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर क्या है। दोस्तों पयोधी समानार्थी शब्द हैं। तो ये किसका है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुद्र का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। पयोधी समुद्र का समानार्थी शब्द है। इसके अन्य समानार्थी शब्द हैं जलधि, सागर, पारावार, जलधाम, निरधि, अपूर्ण, निर्निधि, रत्नाकर, वारसी, अवधि, सिंधु आदि है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? अधिकरण कारक के चिन्ह है। तो ये कौन है? में और पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के रूप को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण के कारक के चिन्ह है में और पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 नंबर क्या है? वृद्धि का विलोम शब्द है। तो वृद्धि का विलोम शब्द क्या है? क्षय है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। वृद्धि का विलोम शब्द क्षय होता है। कुछ प्रमुख विलोम शब्द हैं विवाद के, निविवाद, विशालकाय का, क्षीणकाय, वीर का, कायर, विधवा के, सधवा, विशिष्ट के, सामान्य, विरह के, मिलन, स्मरण के, विस्मरण, सुकर्म के, कुकर्म, मृत के, जीवित, परिश्रम के, विश्राम आदि है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 नंबर क्या होगा? शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। तो ये कौन सा है? तो ये भाववाचक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, नम्रता, मिष्ठान, शैशव आदि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या है। दोस्तों संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्सम कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे आम्र,
तित, हरिद्रा, भर्त, सूची, कोमल, शीत, श्री, त्वरित आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 नंबर क्या है? भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो यह है अव्ययीय समास का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं। भरपेट अव्ययीय समास है जिस समास का पहला पद अव्यय हो, उसे जिससे बना समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो, उसे अव्ययीय समास कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दीजिएगा कवित्री। कवित्री, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री है। संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु की नगर या मदा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या है? हिंदी भाषा के कुल कितने व्यंजक है? तो हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है? हिंदी भाषा में कुल मूल व्यंजन की संख्या 33 है, जिसमें से 25 स्पर्श व्यंजन है। क वर्ण से प वर्ण तक 4 अंत स्वयं व्यंजन य र ल व व है, तथा 4 उष्ण व्यंजन स दंश ह है, और व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन उच्चारण संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है? त का उच्चारण होता है, तो ये होता है दंत से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दांत और जीभ से के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को दंत वर्ण कहलाते हैं। दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं त वर्ग तथा ल और स आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 नंबर। प्रश्न क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब। तो क्या है दोस्तों? द आई एम आवर्स टू। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ड्रिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 नंबर क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट होमोफोन। तो क्या है? द डॉट ऑफ द कैट्स आर शार्प। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पावस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 नंबर। प्रश्न क्या है? फाइंड द सुटेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो ये है अफेक्शन। अफेक्शन का सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफेक्शंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 नंबर। प्रश्न क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट पार्टिकल्स। ठीक है, तो ही स्पीच वाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेल बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 नंबर क्या है? 15 नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ प्रीहेसिव प्रीपोजिशन। ठीक है, तो क्या है? ही ट्रेवल्स डॉट कार। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी जगह बाई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 नंबर होगा। 16 नंबर प्रश्न क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स। क्या है? लेट अस प्ले डॉट चेस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नो आर्टिकल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 नंबर क्या है? अस द करेक्ट एंटोनेम फॉर द ब्लड अंडरलाइंडिंग वर्ड। ठीक है, तो माला लुक्स प्रेटी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उंगली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उंगली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 नंबर क्या है? चेंज द फ्लोइंग नन इनटू वर्ब। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा अप्लीकेशन का क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अप्लाई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 नंबर। प्रश्न क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट इन्फिनेटिव। ठीक है, इट इज द नॉट आइज डॉट ऑल पीपुल्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह टू प्लीज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 नंबर क्या है? राइट द करेक्ट पुरलर फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है,
तो थिप्स, थिप्स का क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थिक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 नंबर क्या है। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, शिवालिक की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। शिवालिक बाह्य हिमालय की पहाड़ी विकल्प अनुसार हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी शिवालिक के नाम से विख्यात है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या है। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है, तो क्या है, अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, अधिक सिंचाई पंजाब राज्य में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है। भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव मुख्यतः पंजाब राज्य में पड़ा, जिससे पंजाब में उर्वरकों, बीजों, रसायनों का अधिक उपयोग हुआ, जो अधिक सिंचाई के द्वारा भूमि अपरदन का कारण बना। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के नाम है, तो कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इसको पढ़ लेते थोड़ा सा। क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन वर्ष 1947 में हुआ था। ध्यान रहे कि इस परिषद में 10 अस्थायी सदस्य भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 नंबर क्या है। जीएसटी विधेयक की पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, भारत 1 जुलाई 2017 को जीएसटी नामक अप्रत्यक्ष कर को लागू किया। जीएसटी से संबंधित विधेयक को सर्वप्रथम असम राज्य द्वारा अगस्त 2016 में मंजूरी दी गई थी। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 नंबर है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यह है अरावली है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो लगभग 1722 मीटर ऊंचा है। अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ था। इसके आसपास मुख्यतः भील जनजाति रहती है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, यहूदी परिवार में जन्म कार्ल मार्क्स प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्र एवं वैज्ञानिक, समाजवाद के प्रणेता थे। समाज, राजनीतिक, अर्थशास्त्र के विषय में मार्क्स की सामूहिक समझ को मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। 1867 में उन्हें अपनी पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन किया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के नाम के साथ जुड़ा है। कार्ल मार्क्स ने 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पैम्फलेट की रचना की थी। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं क्या है। अरब सागर में स्थित भारत की द्वीप समूह के नाम बताएं, तो ये क्या है, लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश है, जो लगभग 36 द्वीपों से मिलकर निर्मित है। इसकी राजधानी कावारत्ती में है। लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल 32.62 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं क्या है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये थे गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। युवा अवस्था में सिद्धार्थ ने महाविनिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग किया। बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग से ज्ञान प्राप्त करने के बीच इसी अवधि में आर्य प्रवचन कहा जाता है। सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्धों ने 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 29 नंबर क्या है। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है, तो ये कर रहा है जर्मनी कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है, तो वह कौन सा है, तो निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है। विकल्प अनुसार निर्यात पर उच्च शुल्क लगाना भारत के भुगतान संतुलन सुधारने में मदद नहीं कर सकता है। गंतव्य है कि भारत
भुगतान संतुलन सांख्यिकी विवरण है जो एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के निवासियों का विश्व के अन्य देशों के साथ हुए मौद्रिक लेन देन के लेखांकन का रिकॉर्ड भी होता है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं क्या है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों है। कम कीमत पर मशीनों द्वारा बनाए गए सामान और भेदभावपूर्वक ट्रैफिक नीति। तो ऑप्शन नंबर सी जगह एक और बी दोनों है। देख लेते हैं क्या है। ब्रिटिश शासन के दौरान आत्मनिर्भर भारत हस्तशिल्प उद्योगों को हस्तोत्साहित किया। ब्रिटिश शासन में भेदभावपूर्वक नीति ने भारतीय हस्तशिल्पों के पतन की ओर अग्रसर किया। इसके पतन के प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन की भेदभाव ट्रैफिक नीति, कम कीमत वाली मशीन द्वारा निर्मित वस्तु एवं कंपनी द्वारा गुमास्ते जरिए शिल्पियों पर कठोर नियंत्रण आदि है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं क्या है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? यह माना जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते क्या है। मुंशी प्रेमचंद्र को हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है। प्रेमचंद्र उपन्यास है गोदान, गबन, कर्मभूमि। कहानी है कफन, पूस की रात, दो बैलों की कथा। नाटक है संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी। अगला प्रश्न नंबर 33 नंबर क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी राज्य कौन सी है? तो यह है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही, सॉरी दोस्तों बी इसका सही जगह राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है जगह? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 नंबर क्या है। देश के सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है, तो यह कौन सा है? तो यह रेलवे है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन रेलवे है। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़ा नियोक्ता एवं सबसे बड़ा उपक्रम है। प्रश्न नंबर 35 नंबर क्या है। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? विकल्प के अनुसार अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार, पूंजी तथा प्रौद्योगिकी के प्रभाव के माध्यम से जोड़ना है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं क्या है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का है, तो क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी भ्रष्टाचार रोकने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख संगठन है। संथानम समिति के सिफारिश पर 1964 में केंद्रीय सरकार द्वारा इसका गठन हुआ था। यह एक बहुसदस्यीय संगठन है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यक्ष व दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर होती है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं क्या है। वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप का गहरा प्रभाव पड़ा? तो यह है औद्योगिकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। औद्योगिकरण का मुख्य कारण था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रश्न नंबर 38 क्या है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं। कर्क रेखा विकल्प अनुसार उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। उल्लेखनीय है कि कर्क रेखा देश के कुल 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 39 देखते क्या है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश से मिलती है? तो ये मिलती है नेपाल से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? भारत के 5 राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। ये 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। उल्लेखनीय है कि भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है। प्रश्न नंबर 40 क्या है। भारत में पहली रेल टर्मिनल कौन सी थी? तो ये थी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? भारत के प्रथम रेल टर्मिनल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, जिसे पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल और उससे भी पहले
बोरी बंदर के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण 1888 ईस्वी में हुआ था। यह देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में स्थित है। वर्ष 2004 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं क्या है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवन कहाँ बहती है? तो ये बहती है समुद्र से स्थल की ओर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा से भारत में लगभग 74% वर्षा होती है। ध्यान रहे कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है। प्रश्न नंबर 42 क्या है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो यह है महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हीराकुंड नदी परियोजना महानदी पर स्थित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत और मत्स्य उत्पादन है। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं क्या है। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है। तो यह है थीमैटिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है दोस्तों। वनों का वितरण प्रदर्शित करने वाला मानचित्र को विषुवत थीमैटिक मानचित्र कहते हैं। विशेष सूचना देने वाले मैप जैसे रोड मैप, रेनफॉल मैप, वनों का वितरण दिखाने वाला मैप थीमैटिक मानचित्र कहते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसा पर्वत, पठार, नदियाँ, महासागर, वन इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र की भौतिक अथवा ऊंचावच मानचित्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44 क्या है। कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो ये है नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं। नर्मदा ताप्ती विकल्प अनुसार अरब सागर में गिरने वाली भारत की दो प्रमुख नदियां हैं। इसके साथ माही नदी, साबरमती, पेरियार, जुआरी आदि भी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां स्वर्णरेखा, पैतरनी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी आदि नदी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 है। एग्रोस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह है घास के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा। एग्रोस्ट्रोलॉजी वनस्पति की वह शाखा है जिसमें घास से संबंधित अध्ययन होता है। प्रश्न नंबर 46 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी कर्मचारी रेफरल योजना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं। कर्मचारी रेफरल योजना किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है, जबकि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी। इस योजना का मॉडल नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया था करके जो किसानों के कल्याण के लिए प्रमुख योजना है। वही कृषि बीमा योजना की शुरुआत 1999 से 2000 में रबी सीजन में हुई थी। प्रश्न नंबर 47 क्या है। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसका है? तो यह है महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन महात्मा गांधी का है। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं क्या है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार विधेयक को संसद में 4 जुलाई 2009 को मंजूरी प्रदान की गई थी। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 49 नंबर देखते हैं क्या है। 3 ओर से जल से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? ये पारे द्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं। धरातल के उस भाग को प्राद्वीप कहते हैं जो 3 ओर से जल से घिरा हो एवं 1 ओर से स्थल से जुड़ा हो, जैसे भारतीय प्राद्वीप, कोलाबा प्राद्वीप, जाफना प्राद्वीप आदि है। भारत की प्राद्वीपीय पठार लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ यह एक त्रिभुजाकार है। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं क्या है। लोकतंत्र के सबसे बुनियादी परिणाम है। तो यह है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है। लोकतांत्रिक प्रणाली का सबसे बुनियादी परिणाम एक सरकार का निर्माण करना है जो नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो तथा नागरिक की मांगों, उनकी उम्मीदों के प्रति त्वरित अनुक्रिया करे। यह नागरिकों के बीच समानता लाने की दिशा का कार्य करता है। लोकतंत्र प्रत्येक निर्णय सार्वजनिक बहस के अधीन होता है। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है? तो यह है रोडवेज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परिवहन उस सुविधा को कहते हैं जिसमें जीव एवं पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
पहुंचाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का प्रमुख साधन राजमार्ग है। इन राजमार्गों के माध्यम से ही विभिन्न व्यापारिक वस्तुएं देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती सकती है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्रीय सरकार द्वारा संस्थापित और संभाली जाने वाली लंबी दूरी की सड़कें हैं जिसे काफ़ी परिवहन किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 52 है, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था? ये बनाया गया था जनवरी 2004 में। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था? जनवरी 2004 में। देख लेते हैं क्या है। जनवरी 2004 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने देश की सभी राज्यों में किसान कॉल सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया। इन कॉल सेंटरों का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या का उचित निदान क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 होगा, क्या है? भारत के सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? केरल राज्य देश में प्राकृतिक रबर उत्पन्न करने वाला अग्रणीय राज्य है। रबर के वृक्ष भूमध्य रेखीय सागरीय वनों में पाए जाते हैं। इसमें दूध को लैक्टस कहते हैं जिससे रबर तैयार किया जाता है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं, क्या है? बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं आधुनिक भारत के मंदिर है किस नेता द्वारा तुलना की गई है? तो ये कहेगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। इन परियोजनाओं का मकसद सिंचाई का प्रबंध, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, पेयजल आपूर्ति आदि होता है। प्रश्न नंबर 55 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जगह उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उनके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 क्या है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? ये कहते हैं शिवालिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य एशिया एवं तिब्बत से अलग करता है। हिमालय के सबसे ऊपरी भाग को ट्रांस हिमालय, उनके नीचे बृहद हिमालय, उसके नीचे लघु हिमालय तथा उसके नीचे दक्षिणी भाग को शिवालिक हिमालय कहते हैं। शिवालिक श्रेणी को ही हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 क्या है? अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल एक परजीवी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? अमरबेल एक शाकीय परजीवी का उदाहरण है जिसमें पर्णहरिम का अभाव होता है, पोषण हेतु या अन्य पेड़ पौधे पर निर्भर होता है। यह हस्टोरिया का उपयोग करके अपने मेजबान पौधे के साथ परजीवी संबंध स्थापित करता है। इसका उपयोग गठिया, सिरदर्द, प्रसव पीड़ा, अस्थि भंज एवं बुखार में इलाज के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। क्या है? उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 को बनाया गया था। तो ये बनाया गया था वृद्ध सभी के द्वारा। उपभोक्ता को बेईमानी से बचा जा सके, सुरक्षा के अधिकार प्राप्त हो, ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चे से दूर किया जा सके। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? दिसंबर 1986 में संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित एवं अधिनियमित किया गया। उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी, मिलावट, कम मापतौल, कालाबाजारी और ठगी आदि समस्याओं के समाधान के लिए लाया गया। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को एक अन्य उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित अधिनियम प्रस्तावित किया गया है। प्रश्न नंबर 59 क्या है? चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होगा। तो ये होगा 1/6। पृथ्वी के वजन की वजह से 1/6 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण लगभग 1/6 है। किसी वस्तु का वजन g गुरुत्वीय त्वरण के समान निर्भर करता है, इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी के वजन से 1/6 होता है। प्रश्न नंबर 60 क्या है? आर्यभट्ट एक महान थे। तो क्या थे? ये खगोल शास्त्रीय थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है? आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ एवं खगोलीय शास्त्र थे। आर्यभट्ट के सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टियम है। आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। प्रश्न नंबर 61 क्या है? विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है। तो ये है ओम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है?
ओम विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है। विद्युत प्रतिरोध ओम मीटर नामक विद्युत उपकरण के द्वारा मापी जाती है। ध्यान रहे, विद्युत प्रतिरोध किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात को कहते हैं। एम्पीयर विद्युत धारा को मापने की इकाई है। प्रश्न नंबर 62 क्या है? सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, विकास जिससे पर्यावरण की कोई हानि न पहुँचे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है जो कि विकास पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया के साथ भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं का अवहेलना न करने दे। सतत विकास की कल्पना और वास्तविक विकास वर्ष 1987 में हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट, जिसे द ब्रंटलैंड रिपोर्ट नाम से किया जाना जाता है, कि अनेक बाद में हुआ, तभी से इस शब्द का व्यापक रूप में प्रयोग में आने लगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 नंबर क्या है? पोलियो तथा चेचक की बीमारी के होने का कारण क्या है? तो ये है जीवाणु है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्या है। पोलियो तथा चेचक विषाणु जनित अत्यधिक संक्रामक रोग है। पोलियो और चेचक क्रमशः पोलियो या पोलियो मेलाइटिस और बोरियोला विषाणु से होने वाला रोग है, जो नाल्क सॉल्क द्वारा पोलियो का टीका की खोज किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 64 नंबर क्या है? इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो कौन मछली नहीं है? तो व्हेल मछली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं। व्हेल मछली न होकर स्तनधारी है, जबकि शार्क, रोहू, इलेक्ट्रिक रे ये सभी मछलियां हैं। व्हेल खुले समुद्र जीव हैं जो सिटासियन परिवार का सदस्य है तथा पूर्ण रूप से जल में निवास करने के बावजूद वह स्तनधारी है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 65 क्या है? पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन कौन सी है? तो वह है क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानी जल में रोगाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 नंबर देखते हैं क्या है? उत्तक जो पौधे में जल परिवहन मदद करता है वह है जाइलम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है? पौधे में परिवहन तंत्र का कार्य करने के लिए दो प्रकार के उत्तक है, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम घुलनशील खनिज पोषक तत्वों और पानी के अणुओं को जड़ों से पौधे के अन्य भाग तक ले जाता है, जबकि फ्लोएम पौधे के हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान तैयार घुलनशील कार्बनिक यौगिक को पौधे के बाकी हिस्सों में स्थानांतरित करती हैं। प्रश्न नंबर 67 देखते क्या है? मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये होती है 22। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं। खोपड़ी हड्डियों में 2 सेप्टो कपाल व चेहरों से बनी होती है, जिसमें कुल 22 हड्डियां होती है। इनमें से कपालीय हड्डियों की संख्या 8 है, चेहरों में हड्डी की संख्या 14 होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 2 से 6 होती है। प्रश्न नंबर 68 क्या है? परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन के बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था? तो ये बताया गया था बोहर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है? नील्स बोहर द्वारा बताया गया कि परमाणु केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोज क्रमशः जे थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक ने किया था। प्रश्न नंबर 69 देखते क्या है? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? ये कहता है यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने के लिए मुख्यतः यूरेनियम और थोरियम का उपयोग किया जाता है। थोरियम भारत में मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। ध्यान रहे, यूरेनियम को मेंटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 क्या है? सिरका नींबू व दही में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिरका, नींबू और दही में पाए जाने वाले अम्ल क्रमशः एसिटिक, साइट्रिक और लैक्टिक अम्ल है। ध्यान रहे कि इडली और टमाटर में टार्टेरिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न क्या है? एक आदर्श ईंधन वह ईंधन है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो। तो उपयुक्त सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या है?
एक आदर्श ईंधन निम्नलिखित विशेषता होती है। सस्ता, ईंधन सस्ता व आसानी से उपलब्ध हो, ऊष्मामान उच्च हो, आसानी से जलने के साथ बहुत ही कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हो, दहन न तो अत्यंत मंद हो न ही अत्यधिक तीव्र हो, वाष्पशील पदार्थ की मात्रा कम हो। ध्यान रहे कि ठोस द्रव ईंधन की अपेक्षा गैसीय ईंधन अधिक अच्छा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 72 नंबर क्या है? जब एक बस अचानक चलना शुरू करता है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ से धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? दर्शाता है न्यूटन के गति के पहला नियम को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। आइजैक न्यूटन गति के प्रथम नियमानुसार जब एक बस अचानक चलना शुरू करता है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। आइजैक न्यूटन ने अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियम का प्रतिपादित किया। आइजैक न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। न्यूटन के प्रथम नियमानुसार कोई व्यक्ति विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया हो। अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 नंबर क्या है? दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो ये होता है हमेशा आकर्षक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। आइजैक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किसी दो पिंड के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एफ बराबर जी m1/m2/r² होता है, जहाँ जी एक सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। विकल्प अनुसार दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक होता है। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं क्या है। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है तो ये होता है मोटापा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओबेसी को मोटापा कहा जाता है। किसी व्यक्ति के शरीर में अधिक वसा जमा होने के निम्नलिखित कारण है, जैसे कि उच्च वसीय खाद्य पदार्थ का सेवन, अत्यधिक भोजन करना आदि। ध्यान रहे कि 10 से 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है, जबकि पहले यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता था। अगला प्रश्न नंबर 75 नंबर क्या है? केंचुआ में श्वसन अंग का नाम क्या है? तो वह है गीली त्वचा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंचुआ अपनी नम त्वचा से सांस लेती है। हवा उनकी त्वचा से आसानी से गुजर सकती है, जो इसे नमी और पतली बनाती है। नम त्वचा क्षेत्र में छोटी रिक्त कोशिकाएं मौजूद होती है, जहां गैस का आदान प्रदान होता है। केंचुआ को किसानों का मित्र, प्रकृति का हलवाहा, मृदा की उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है। ध्यान रहे मछलियाँ गलफरों से सांस लेती है, जबकि उभयचर सरीसृप स्तनी फेफड़ों से सांस लेते हैं। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं क्या है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोखता है वह कौन सा है? तो प्रस्वेदन है। प्रस्वेदन ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। वह गुण जिस कारण से कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है प्रस्वेदन कहलाता है। प्रश्न नंबर 77 क्या है? निम्नलिखित में से अधातु बताए। तो अधातु कौन है? तो एफ फ्लोरीन है जो अधातु है। विकल्प में फ्लोरीन एक अधातु है। यह आवर्त सारणी में पी ब्लॉक का तत्व है। आवर्त सारणी का सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व फ्लोरीन होता है। वही क्लोरीन, फ्लोरीन और सोडियम धातु के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 78 है। मीथेन CH4 के अणु में होता है तो होता है केवल एक आबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। मीथेन एकल प्रकार के बंध पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है, जिसमें कार्बन परमाणु के 4 हाइड्रोजन परमाणु एकल बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। मीथेन एक गंधहीन, रंगहीन, ज्वलनशील गैस है। इसका उपयोग मुख्य रूप से गर्मी एवं प्रकाश की प्राप्ति हेतु ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कार्बनिक रसायनों के निर्माण के लिए किया जाता है। मीथेन की रासायनिक संरचना इस प्रकार है। C4 गो हाइड्रोजन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 79 नंबर क्या है। एक तत्व में द्रव्यमान संख्या 32, परमाणु क्रमांक 16 है, तो इसमें परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो 16 हो जाएगा। 32 में से 16 घटा देंगे तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है, तो 16 हो जाएगा। ठीक है,
देख लीजिए क्या है, परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, तो 36 माइनस 16 बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है। 80 नंबर प्रश्न क्या है, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आगे बढ़ रही है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या हो जाएगा, तो 15 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए क्या है, समय बराबर 2 बटा 4 होता है, 54 किलोमीटर बटा घंटा हो जाएगा, समय 1 घंटा, गुना कर देंगे 54 को 1000 मीटर से और 36 से गुना करके 15 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81 नंबर क्या है, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वैक्स में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, कायनांतरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लार्वा को कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वैक्स में बदलने की क्रिया कायनांतरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 82 नंबर क्या है, गतिज ऊर्जा एक उदाहरण होता है, तो यह किसका उदाहरण होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा चलती हुई कार का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किसी निकाय में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी बताता है हाफ mv², जहाँ m निकाय द्रव्यमान और v निकाय वेग है। गतिज ऊर्जा का उदाहरण है चलती हुई कार, बहती हुई पानी, वायु की गति, पवन की चक्की का चलना आदि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83 नंबर क्या है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना कहलाता है, तो ये क्यूनबन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, ईस्ट द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना क्यूनबन कहलाता है। क्यूनबन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होती है। इस क्रिया में ऑक्सीजन आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए क्यूनबन में शराब, दही, सिरका आदि का निर्माण होता है। ध्यान रहे कि 1857 में लुई पाश्चर ने क्यूनबन प्रक्रिया की खोज किया था। प्रश्न नंबर 84 क्या है, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है, तो क्यूबिक मीटर मौलिक इकाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक इकाई के अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एसआई इकाई को मौलिक इकाई कहा जाता है। 7 मौलिक मात्रक उनकी मौलिक इकाई है, जिसके विकल्प अनुसार क्यूबिक मीटर भी मौलिक इकाई नहीं है, जैसे द्रव्यमान किलोग्राम, लंबाई मीटर, समय सेकेंड, पदार्थ की मात्रा के मोल, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। अगला प्रश्न नंबर 85 नंबर है, कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो ये परमाणु ऊर्जा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा बायोमास का उदाहरण नहीं है। बायोमास एक सामूहिक शब्द है। यह जैविक पदार्थ होता है जो पौधा एवं जानवरों दोनों के जैव पदार्थों को अपघटन से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए लकड़ी, कोयला, गोबर इत्यादि बायोमास ऊर्जा की श्रेणी में आता है। प्रश्न नंबर 86 देखते क्या है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, तो यह है चीनी पानी में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते क्या है, किसी रसायन या यौगिक की किसी द्रव में घुलने की क्षमता को विलयता या घुलनशीलता कहते हैं। जो पदार्थ घुलता है उसे विलय, जिसमें घुलाया जाता है उसे विलायक कहते हैं। विकल्प अनुसार चीनी पानी में घुलता है, जिससे चीनी विलय और पानी विलायक हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न क्या है, किलोवाट घंटा इकाई है, तो यह है ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। वही शक्ति वेग और त्वरण की क्रमशः एसआई इकाई है वाट, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88 क्या है, पौधा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करती है, तो ये ऑक्सीजन मुक्त करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौधा प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ठीक है। 6CO2 + 12H2O पर्णहरित सूर्य के प्रकाश में C6H12O6 ग्लूकोज 6O2 और 6H2O निकालता है। ठीक है। अगला प्रश्न 89 नंबर है, समीकरण V = U + AT जानकारी देता है वेग समय एक कार्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। गति का समीकरण V = U + AT, जहाँ V अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग, A त्वरण है और T समय है। विकल्प यह समीकरण वेग समय का कार्य है की जानकारी देती है। प्रश्न नंबर 90 देखते क्या है, एक तत्व जिसकी परमाणु क्रमांक 14 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा,
तो 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला मैथ का प्रश्न दोस्तों आप लोग बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 92 नंबर है। राम ने अपने पास 2000 रुपये रखे थे, उसने इसमें से 300 रुपये खर्च किए, तो उसने कितने प्रतिशत धन को खर्च किए? तो ये 15% किए। ठीक है, 300 रुपये खर्च किए तो 2000 के 10%, 200 रुपया 5%, 100 रुपया मतलब 3%, 10 प्लस 5 बराबर 15% खर्च किए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 93 नंबर है। 250 भागा 0 का मान क्या होगा? तब परिभाषित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 क्या है? एक चतुर्भुज के दो कोणों का माप 110 डिग्री एवं 100 डिग्री है, तो बाकी दो कोण बराबर हैं। प्रत्येक बाकी दो कोणों का माप होगा 75 डिग्री। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 95 है। 9 किलोग्राम और 8 ग्राम के किग्रा में बदलिए, तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9.008 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, 9 किलोग्राम बराबर 8 ग्राम बराबर 9.008 किलोग्राम हो जाएगा। 1 ग्राम बराबर 1000 किलोग्राम होता है। प्रश्न नंबर 96 देखते हैं क्या है। यदि एक संख्या को 15 घटाया जाता है, यह -5 हो जाती है, तो यह कथन समीकरण के रूप में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 97 क्या है? निम्नलिखित में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2/0 ये शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 98 है। समीकरण को हल कीजिए, तो m/2 - 2 बराबर 6 है, तो m/2 को अगर 2 को उधर ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 से गुना कर देंगे तो m बराबर 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 99 नंबर क्या है? एक घनाकार डिब्बे का घनफल जिसकी लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12ac + bc के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जिसका लास्ट प्रश्न है 100 नंबर। रोहित ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा, तो और इसको 1200 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो कितना रुपया का बचत हुआ? तो 200 रुपया। 200 रुपया का लाभ हुआ कितना पर? 1000 पर। ठीक है, गुने 100%। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा तो 20%। 20% के लाभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जहां आपको PDF दिया जाता है फुल प्रेस्टिज सेट बिहार पुलिस का, वहाँ पर लगाइएगा। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन मिला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम किसी से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।